नमस्ते। आज हम एक बहुत ही फेमस किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसकी एक समीक्षा भी है। जी नमस्ते। हाँ, ये किताब तो काफी लोगों ने पढ़ी है या इसके बारे में सुना जरूर है। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इसके जो मेन आइडियाज हैं, इसकी बनावट क्या अच्छा है, क्या शायद उतना अच्छा नहीं है, इन सब पर बात करें। सुना है इसने पर्सनल फाइनेंस पर लोगों की सोच काफी बदली है। हाँ, ये दावा तो है ही। किताब का जो सार है वो लेखक के दो पिता हैं। मतलब एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी थी। अच्छा, मतलब वो टिपिकल रास्ता, स्कूल जाओ, डिग्री लो, सिक्योर जॉब। बिल्कुल वही, सुरक्षित भविष्य, मेहनत की कमाई, रिस्क मत लो। उनका फोकस इसी पर था। और दूसरे, रिच डैड। वो उनके दोस्त के पिता थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर बिजनेस की समझ कमाल की थी। उनका नजरिया बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे, नौकरी मत ढूंढो, संपत्ति बनाओ। संपत्ति बनाओ, हाँ, मतलब ऐसी चीजें खरीदो या बनाओ जो तुम्हारी जेब में पैसा डालें, बिना तुम्हारे लगातार काम किए। पैसे से पैसा कमाना, ये थी उनकी फिलॉसफी। यही पर वो वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है शायद। सही पकड़ा। रिच डैड का पहला सबक ही यही था। पैसे की भाषा सीखो, समझो कि संपत्ति यानी एसेट क्या है और दीनदारी यानी लायबिलिटी क्या है। हाँ, ये एसेट और लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत मशहूर हुआ है। एसेट मतलब जो पैसा लाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी हो, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस जो खुद चले। और लायबिलिटी जो पैसा ले जाए, जैसे कार लोन। किताब में तो शायद अपने रहने वाले घर को भी लायबिलिटी कहा गया है। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि घर पर मॉर्गेज, मेंटेनेंस, टैक्स, ये सब जेब से पैसा निकालते हैं। कियोसाकी के हिसाब से जब तक वो पैसा कमा कर ना दे, वो संपत्ति नहीं है। हम्म, ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। और एक और बात थी, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब था? एसेट कॉलम बढ़ाते रहो, सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो। अच्छा, मतलब साइड में कुछ ऐसा जिससे पैसिव इनकम आए। ठीक है। और वो कॉरपोरेशन वाली बात कि अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जी, रिच डैड समझाते हैं कि कॉरपोरेशन यानी कंपनी बनाने का एक बड़ा फायदा टैक्स में मिलता है। कंपनी पहले कमाती है, फिर खर्चे दिखाती है, और फिर बचे हुए मुनाफे पर टैक्स देती है। ओह, जबकि नौकरी वाला पहले टैक्स देता है अपनी पूरी इनकम पर, फिर बचे हुए से खर्च करता है। तो ये स्ट्रक्चर का फर्क है। ये तो काफी टेक्निकल बात है, पर जरूरी लगती है। अच्छा, और वो आइडिया कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, क्रिएट मनी, वो कैसे? उसका मतलब है कि वो सिर्फ बनी बनाई नौकरियों या मौकों पर निर्भर नहीं रहते। वो मार्केट में जरूरत पहचानते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज से नए मौके, नए सौदे बनाते हैं, प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो मतलब एक तरह से उद्यमी सोच रखना। हाँ बिल्कुल। और शायद इसीलिए रिच डैड ने कहा था कि सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। अलग अलग स्किल सीखो, बेचना, मार्केटिंग, लोगों से डील करना, ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा काम आता है। सही बात है। तो ये तो हो गए कुछ मेन पॉइंट्स। अब अगर बात करें कि किताब में अच्छा क्या है, जो समीक्षा कहती है। सबसे पहली बात, ये पढ़ने में बहुत आसान है। कहानी जैसा स्टाइल है, तो मुश्किल बातें भी समझ आ जाती हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि भाषा बहुत सरल है और ये चैलेंज करती है ना हमारी जो पुरानी सोच है नौकरी, पैसा, घर को लेकर। बिल्कुल, ये आपको सोचने पे मजबूर करती है कि क्या सच में आप वित्तीय रूप से आजाद होना चाहते हैं। ये प्रेरणा बहुत देती है। कहानियों से समझाना भी इसका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। आलोचनाएं क्या है, समीक्षा में क्या लिखा है? एक बड़ी आलोचना ये है कि किताब मोटिवेट तो करती है, पर आगे क्या करना है इसके कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं बताती। मतलब जोश तो आ गया, पर अब करें क्या, वो रोड मैप गायब है। अच्छा, मतलब हाउ टू गाइड नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ लोगों को लगता है कि इसमें बातें थोड़ी रिपीट होती हैं, बार बार वही एसेट, लायबिलिटी। और वो रिच डैड की कहानी, क्या वो सच में थे? इस पर भी सवाल है। हाँ, इस पर काफी सवाल उठे हैं कि रिच डैड असली किरदार थे या लेखक ने उन्हें समझाने के लिए गढ़ा था। कियोसाकी ने तो कहा है कि वो थे, पर पुख्ता सबूत वो थोड़ा मुश्किल है। और एक आलोचना शायद ये भी है कि ये कभी-कभी मुश्किल चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है। जी, कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असल दुनिया थोड़ी ज्यादा जटिल है जितनी किताब में दिखाई गई है। तो फिर ये किताब असल में किसके लिए सबसे अच्छी है? कौन पढ़े इसे?
देखिए, समीक्षा के हिसाब से ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो पैसे के बारे में सीखना अभी शुरू ही कर रहे हैं, जैसे यंग लोग, स्टूडेंट्स। या फिर वो लोग जो अपनी नौकरी पेशा जिंदगी में है पर अब अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर कुछ अलग सोचना चाहते हैं। हाँ, या जिन्हें बस एक बेसिक समझ और थोड़ी प्रेरणा चाहिए। कोई एडवांस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है तो शायद ये उसके लिए नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल लिटरेसी की दुनिया में एक तरह का एंट्री पॉइंट है। बिल्कुल। ये आपको निवेश कैसे करना है वो नहीं सिखाएगी, पर ये आपकी पैसे को लेकर जो सोच है, जो माइंडसेट है, उसे बदलने में मदद कर सकती है। ये एक पहला कदम हो सकता है, मंजिल नहीं। सही कहा। समीक्षा ने भी इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं, शायद इसी सोच बदलने वाले पहलू के लिए। जी, लगता तो यही है। तो ये तो साफ है कि ये किताब सोचने का नजरिया तो बदल सकती है, पर असली बदलाव के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। ये बस शुरुआत है। एकदम सही। तो चलिए इस चर्चा को यहाँ रोकते हुए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर मान लें कि ये किताब वाकई सोच बदलने और प्रेरणा देने में कामयाब है, लेकिन व्यवहारिक कदम नहीं बताती, तो इस बदली हुई सोच को असलियत में बदलने के लिए वो पहला छोटा सा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है जिसे कोई भी उठा सके? इस पर सोचिएगा जरूर।